हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं इस वीडियो में सेक्शन 20 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। सेक्शन 20 बेसिकली क्या कहता है, किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोई भी एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट दी जाए सेक्शन 18 और 19 के अंडर, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या दूसरे पर्सन की पेमेंट और एक्नॉलेजमेंट सही मानी जाएगी क्या नहीं। इस पर सेक्शन 20 हमें कई स्टेप्स में कई बातें बताता है। देखिए, पहले तो सेक्शन 20 बिगिनिंग में ये कहता है कि किसी भी एजेंट के द्वारा जो भी सेक्शन 18 और 19 में वैलिडली ऑथराइज किया गया हो और जो भी पर्सन लायबल है उस कोई भी पोर्शन को प्रदान करने के, कोई राइट और प्रॉपर्टी और कोई भी डेट को वापस करने के लिए, और अगर वो पर्सन अंडर डिसेबिलिटी हो तो कोई भी लीगल गार्डियन होना चाहिए। इसमें लॉफुल गार्डियन होने का मतलब ये होगा कि कोई भी नेचुरली रिलेशन हम नहीं मान सकते कि वो लॉफुल गार्डियन है उसका। सिर्फ एक बड़ा भाई होने में भी वो लॉफुल गार्डियन नहीं माना जाएगा, वो कानूनी तौर पर उसका लॉफुल गार्डियन होना चाहिए। उसके तरफ से दी गई एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट भी वैलिड होगी। और किसी भी, जैसे आप मान लें कि कमेटी मैनेजर और कोई भी एजेंट, और इनके केस में किसी भी गार्डियन के द्वारा जो एजेंट हो, किसी भी कमेटी के द्वारा कोई भी मैनेजर ऑथराइज किया गया हो या कोई भी एजेंट ऑथराइज किया गया हो, इन तीन के पर्टिकुलर केस में अगर इन तीनों के द्वारा किसी व्यक्ति ने भी अंडर ऑथराइजेशन वो एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट प्रदान कर रहा है तो वो भी वैलिड मानी जाएगी। जो लिमिटेशन पीरियड है, जो एक्सटेंशन है, जो नया लिमिटेशन पीरियड कोई भी बिगिन होगा, वो वैसे ही होगा जैसे खुद उस व्यक्ति ने ही वो एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट दी गई हो। और इसके बाद जो सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 है, इसमें क्लियरली कहा गया है कोई भी, जैसे जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स का केस हो, पार्टनर्स का केस हो, एग्जीक्यूटर्स का केस हो या जॉइंट मॉर्गेजेस का केस हो, कोई भी जो जॉइंट हैं, इन सभी टॉपिक्स के अंडर जो भी पर्सन है जो जॉइंटली होल्ड करते हैं उस लाइबिलिटी को, उनके रिलेशन में किसी भी एक व्यक्ति ने अगर वो एक्नॉलेजमेंट और लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ पेमेंट की है तो दूसरे व्यक्तियों पर वो लायबल नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी। लिमिटेशन का जो पीरियड है, जो रिफ्रेशमेंट है, वो सिर्फ उसी व्यक्ति पर लागू होगी जो इन एंटिटीज़ के अंडर जो एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट दे रहा है। ये सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 क्लियरली ये बता रहा है। और इसके जब सेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे तो वो क्या कहता है कि किसी भी एजेंट के द्वारा कोई भी एक्नॉलेजमेंट साइन की गई हो, कोई भी पेमेंट दी गई हो किसी भी लायबिलिटी के प्रति जो वो लायबल है देने के लिए, या किसी भी व्यक्ति ने जो कि लिमिटेड ओनर है अंडर हिंदू लॉ किसी भी प्रॉपर्टी में, जैसे कोई भी फैमिली का जो नेक्स्ट ईयर होगा जो पर्सन है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, तो उसके द्वारा भी जो दी गई जाएगी एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट वो वैलिड होगी। उस पर्सन के अगेंस्ट वैसे ही वो लिमिटेशन पीरियड रिफ्रेश होगा और उसके अगेंस्ट वो नया लिमिटेशन पीरियड तभी से ही काउंट किया जाएगा जब से वो पेमेंट या एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। और इससे आगे ये बताया गया है कोई भी पर्सन जो रिवर्शनर हो, जैसे आखिरी वारिस हो, उसके बड़े एल्डर्स की मृत्यु के बाद जो भी वो प्रॉपर्टी है, वो रिवर्शनर को जो पर्सन है जो कि अकेला वारिस है उस प्रॉपर्टी का, उसके द्वारा भी अगर कोई भी एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट दी गई होगी वो भी वैलिड होगी। और उस व्यक्ति पर भी लिमिटेशन पीरियड वैसे ही अप्लाई करेगा जैसे 18 और 19 में बताया गया है कि नया
रिफ्रेशमेंट ऑफ लिमिटेशन पीरियड होगा उस व्यक्ति के अगेंस्ट वैसे ही लागू होगा और कार्य करेगा। इसके बाद सेक्शन 20 में ये बताया गया है कि कोई भी ऑथराइज्ड एजेंट है या कोई मैनेजर है जिसने कि अंडर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कोई भी बिजनेस है या फैमिली में उसे ऑथराइज किया गया है, अगर उस ऑथराइजेशन पीरियड के समय के अंडर वो कोई भी एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट प्रदान कर रहा है जिसके लिए वो ऑथराइज किया गया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, तो वो भी एक वैलिड और पुख्ता एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट मानी जाएगी जिसके प्रति वो ऑथराइज किया गया था और उसने वो एक्नॉलेजमेंट साइन की और पेमेंट पे की, और वैसे ही लिमिटेशन पीरियड रिफ्रेश हो जाएगा पूरी फैमिली के प्रति जो कि मैनेजर और एजेंट ऑथराइज था उसके एक्ट के अंडर। और आप सेक्शन 20 को क्या समझे, क्या माने कि ये एक सप्लीमेंट्री पार्ट है, एक्सप्लेनेटरी पार्ट है सेक्शन 18 और 19 का। इसमें लॉफुल गार्डियन का क्या मतलब है? लॉफुल गार्डियन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो पर्टिकुलर पर्सन किसी जो कि पर्सन वो डिसेबल है उसके प्रति कोई ना कोई लीगल रिलेशन या रिलेशन कोई ना कोई उसका ब्लड रिलेशन जैसे मान ले वो कायम है। कोई भी जो पर्सन डिसेबल है उसके प्रति वो कोई रिश्ता रखता है दुनियावी तौर पर इसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि उस पर्सन को लॉफुली गार्डियन होने के लिए कानूनी तौर पर उसका गार्डियन होना चाहिए, ना कि सिर्फ उस व्यक्ति से बड़ा होना या कोई भी रिलेशन रखने से वो लॉफुल गार्डियन नहीं बनेगा जो दूसरा व्यक्ति है उस व्यक्ति के प्रति जो अंडर डिसेबिलिटी है। और इसके आगे सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग अगर हम ये मान लें कि जो भी एक्नॉलेजमेंट है, अगर कोई भी व्यक्ति एक्नॉलेजमेंट दे रहा है जो लायबल है पे करने के लिए, या उसके जो भी वारिस होंगे जो उसके अंडर क्लेम करेंगे जब वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो सिर्फ उसी व्यक्ति और उसी के वारिसों के अगेंस्ट ही वो जो एक्नॉलेजमेंट होगी वो उनके अगेंस्ट ही काम करेंगी, लिमिटेशन पीरियड को रिफ्रेश करेगी, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट, दूसरे व्यक्ति के खिलाफ वो काम कर सकेगी। जैसे जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में भी ये है कि सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एक्नॉलेजमेंट कोई भी जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स वन ऑफ द जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स दे रहा है तो वो उसी कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट ही वो काम करेगी, ना कि दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। सेक्शन 18 के अंडर कोई भी एक्नॉलेजमेंट अगर वन ऑफ द जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स अगर एक्नॉलेज कर रहा है कोई भी लाइबिलिटी, वो दूसरों के बिहाफ पर एम्पावर्ड है, ऑथराइज्ड है कि वो एक्नॉलेज कर सकता है, तो सभी के अगेंस्ट वो काम करेगी। अगर वो नहीं ऑथराइज्ड है तो सिर्फ उसी के अगेंस्ट ही वो काम करेगी, उसी के खिलाफ लिमिटेशन पीरियड रिफ्रेश होगा, एक नया लिमिटेशन पीरियड चालू होगा। और सेक्शन 19 में जैसे बताया गया है पेमेंट ऑफ डेप्ट, किसी भी पार्ट पेमेंट या पेमेंट ऑफ डेप्ट, और जैसे जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स का केस है सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई भी एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट किसी भी जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स और जैसे दूसरे कई एंटिटीज़ थी उनके अंडर अगर कोई पेमेंट या एक्नॉलेजमेंट दी जा रही है तो वो सिर्फ उसी व्यक्ति के पर ही लागू होगी, उसी के अगेंस्ट ही एक नया लिमिटेशन पीरियड चालू होगा, दूसरे वन ऑफ द जॉइंट पर्सन के अगेंस्ट चालू नहीं होगा। और जैसे कि आगे इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जैसे पार्टनर्स का केस है,
को पार्टनर्स के केस में सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टनर अगर एक्नॉलेज कर रहा है कोई भी लायबिलिटी, तो वो सिर्फ उसी पार्टनर के अगेंस्ट ही काम करेगी। सेक्शन 18 के अंडर वैस उसी पार्टनर के अगेंस्ट ही एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन होगी, एक नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू होगा। पर जैसे आप मान लें कि को पार्टनर्स के केस में सेक्शन 19 के अंडर अगर एक पार्टनर ने अपनी लायबिलिटी, जैसे कि जॉइंट लायबिलिटी थी सबकी, एक पार्टनर ने पेमेंट कर दी, तो सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग ये एक नया मोड होगा कि जो लायबिलिटी है, जो रिफ्रेशमेंट ऑफ लिमिटेशन पीरियड है, एक नया लिमिटेशन पीरियड जब शुरू होगा वो सभी के अकॉर्डिंग सभी के अगेंस्ट होगा। वो सभी पार्टनर्स उसके लिए इक्वली लायबल होंगे। जैसे पार्टनरशिप के लॉ में ये क्लियरली बताया गया है कि जो सभी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के एजेंट की तरह ही काम करते हैं, उनकी लायबिलिटी इन कॉमन होती है, ठीक है। और जनरली तौर पर वो सभी एक दूसरे के बिहाफ पर ऑथराइज्ड होते हैं कि वो पार्टनरशिप फर्म के लिए या एक दूसरे के प्रति वो एक्शंस ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। और जैसे को मॉर्टगेजर के केस में ये क्या होगा कि सेक्शन 18 के अंडर कोई भी एक्नॉलेजमेंट अगर को मॉर्टगेजर ने दी गई है तो वो सिर्फ उसी मॉर्टगेजर पर लागू होगी जिसने वो एक्नॉलेजमेंट दी है, जो प्रदान कर रहा है। अब सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट है को मॉर्टगेजर के केसेस में, इसमें काफ़ी मिक्स्ड व्यू है। ज़्यादातर केस लॉ में ये बताया गया है कि लायबिलिटी दोनों की होगी। कुछ केस लॉ में ये बताया गया है कि नहीं, लायबिलिटी दोनों की नहीं होगी, वो इंडिविजुअली एंटाइटल्ड है, उनकी एंटिटी है जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती है। जो पार्टनर्स का केस है वो एक्सेप्शनल केस है, वो अलग है। उनकी लायबिलिटी इन द बिगिनिंग से ही वो कॉमन होती है, एक दूसरे के प्रति वो एजेंट की तरह काम करते हैं, वो ऑथराइज्ड होते हैं इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली। तो जनरली व्यू मेरा भी मानना ये है कि को मॉर्टगेजर के केस में वो एक दूसरे के प्रति लायबल नहीं होते। जो भी पर्सन पेमेंट कर रहा है वही लायबल होगा, उसी के अगेंस्ट ही लिमिटेशन पीरियड रिफ्रेश होगा, नया लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा। और हिंदू ट्रेडिंग फैमिली के केस में क्या है, अगर कोई भी जॉइंट फैमिली है, हिंदू फैमिली है, उसका कोई बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, और कोई भी मेजर पर्सन फैमिली का जो कि बिजनेस में हिस्सेदार है और जनरली एक्सप्रेसली एक्सक्लूड नहीं किया गया है, वो पर्सन अगर कोई भी एक्नॉलेजमेंट या कोई भी पेमेंट प्रदान करता है उस लायबिलिटी के प्रति, जो उस व्यक्ति को जिसके प्रति वो पेमेंट करने के लिए लायबल हैं, उस एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट के बेसिस पर ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो सभी के बिहाफ पर दी जा रही है। क्योंकि जो हिंदू ट्रेडिंग फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वो एक जॉइंट एंटिटी है, सभी की इक्वली लाइबिलिटी होती है, एक दूसरे के प्रति ऑथराइज्ड होते हैं, जनरली एक दूसरे के एजेंट हैं और एक जॉइंट एंटिटी पर ही ये काम करते हैं। तो सेक्शन 20 में यह भी बताया गया है कि कुछ व्यक्ति अगर कोई भी पेमेंट और एक्नॉलेजमेंट किस ऑथराइजेशन के अंडर अगर करें तो क्या सिर्फ वो लायबल होंगे या जिनके प्रति वो एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट कर रहे हैं किन्हीं के बिहाफ पर, अगर तो ऑथराइज्ड हैं तो सभी पर लागू होगी, अगर ऑथराइज्ड नहीं हैं तो वो वैलिड एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट नहीं होगी। अगर एक किसी सिंगल पर्सन के प्रति ही ऑथराइज्ड किए गए हैं तो वो सिर्फ उसी पर्सन के अगेंस्ट ही लायबल होगी। और अगर जो भी पर्सन है
जैसे जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स का केस है, कई एक दो और एंटिटीज़ हैं इसमें, अगर तो वो इंडिविजुअली कर रहे हैं कोई भी एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट तो सिर्फ वही लायबल होंगे। अगर एक्सप्रेसली ये मेंशन किया गया है कि उनको ऑथराइजेशन दी गई है कि वो किसी के बिहाफ पर कोई भी पेमेंट और एक्नॉलेजमेंट कर सकते हैं, तो वो सभी लायबल होंगे। तो सेक्शन 20 में इतना ही था। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।